हेलो स्टूडेंट। पीछे के क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा और कूलम्ब्स लॉ दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। चूँकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड वी नो दैट एनी वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन का लिखना जरूरी होता है। सो दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसका सबसे और सही तरीका कूलम्ब्स ने निर्धारित किया, जिस लॉ को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ वेक्टर फोर्स। कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कोई भी फोर्स किसी बॉडी पर यदि अध्यारोपित होता है, एक्सर्ट होता है, तो उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, उसके डायरेक्शन को वो चेंज कर सकता है। तो यदि हम मान लेते हैं कि Q1 या Q2 कोई भी चार्ज है, इस पर यदि किसी दूसरे चार्ज के द्वारा फोर्स अध्यारोपित होता है या फोर्स एक्सर्ट होता है, तो इसमें एक्सेलरेशन के कारण ये इधर डिस्प्लेस कर जाता है। क्या ये सही है? तो हमारा आंसर होगा कि सही भी होगा, नहीं भी होगा। क्योंकि इधर जब डिस्प्लेस कर सकता है तो इधर क्यों नहीं डिस्प्लेस कर सकता, या फिर हम कहें तो इधर डिस्प्लेस क्यों नहीं कर सकता। तो इसको समझने के लिए हमें करना होगा कि हम दो पॉइंट चार्ज निर्धारित करते हैं, यानी कि कंसीडर टू पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 separated by distance r। अब इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन है, यदि दोनों चार्ज सिमिलर है, दोनों ही चार्ज सिमिलर है, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। सो Q1 के द्वारा Q2 पर जो लगाया गया फोर्स होगा वो निर्धारित करेगा F21 वेक्टर्स को, और Q2 के द्वारा Q1 पर जो फोर्स लगाया गया वो निर्धारित करेगा 112 वेक्टर्स को, F12 वेक्टर्स को। इसका मतलब हुआ कि देखिए, इस फोर्स का नोमेनक्लेचर आप ध्यान में रखेंगे कि 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया फोर्स और Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स, या इसी को हम इधर आ जाएं तो देखते हैं कि 1 पर 2 के द्वारा लगाया गया फोर्स। अब हम लोग इसका अगर इसमें कुछ हम यूनिट डिस्टेंस को कवर करते हैं, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यदि परिमाण में हम उसके यूनिट वेक्टर्स को इंक्लूड कर देते हैं तो वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। सो अगर इधर 2 1 है तो दी डायरेक्शंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स विल बी 1 2 कैप। ठीक। सो नाउ R12 वेक्टर्स। अब हम देखते हैं कि हमने पीछे पढ़ा था कि Q1 और Q2 यदि R डिस्टेंस पर सेपरेट हो तो फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू C इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या इसी को हम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर निर्धारित करते हैं। ये केवल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड को बताता है,
magnitude of force by the Coulomb's law between 2 point charge Q1 and Q2. अब यदि इसी स्केलर फॉर्म में हम अपने डायरेक्शंस को इंक्लूड कर देते हैं तो जो हमें एक्सप्रेशंस मिलते हैं उसी एक्सप्रेशन को, उसी व्यंजक को हम उसका वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। सो कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज, हम कैसे इसको लिखेंगे कि कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। तो कूलम्ब फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज कितना मिलेगा हमको? तो मिल जाएगा F, ठीक है। और F21 vectors is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R। अब देखिए R का यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? तो R² लिखेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसमें हमको इंक्लूड करना है इसका डायरेक्शन R12 वेक्टर्स। अब ये हमारा F21 वेक्टर्स हो गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R² इंटू यूनिट वेक्टर R12। दिस इज द वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सिमिलरली उसी प्रकार हम ये देखते हैं कि F12 वेक्टर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अब डायरेक्शन ठीक इसके अपोजिट साइन में चलेंगे तो R21 कैप हमें निर्धारित होगा और ये फोर्स का हमें वेक्टर फॉर्म है, ठीक। अब यदि हम इन दोनों का कंपेयर करते हैं तो मिलता है F12 वेक्टर्स इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर्स। यहाँ नेगेटिव साइन ये बताता है कि यदि एक को हम रिवर्स कर देते हैं तो दूसरे का वैल्यू मिल जाता है। यानी कि किसी भी एक का मैग्नीट्यूड निकालते हैं या फिर उसका डायरेक्शन साथ में निकालते हैं और उसी को यदि हम रिवर्स कर देते हैं तो दूसरे फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमें मिल जाता है। अब दूसरा प्रोसेस देखते हैं। अच्छा, दूसरे प्रोसेस में हम अगर कहें तो यहाँ पर हमने पढ़ा था वेक्टर्स पढ़ते वक्त, जब हम वेक्टर्स को पढ़ रहे थे तो किसी भी वेक्टर्स फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड एंड उसका यूनिट वेक्टर यानी कि उसका डायरेक्शन। तो सिमिलरली R12 वेक्टर्स बराबर मिलता है R इंटू R12 कैप, ठीक, R12 कैप। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम R12 कैप की बात करें तो R12 कैप इज इक्वल टू मिल जाएगा R12 वेक्टर्स अपॉन R। इसी वैल्यू को हम यदि इसमें पुट कर देते हैं, इसी वैल्यू को हम इसमें यदि पुट करेंगे तो F21 वेक्टर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए R² इंटू R12 कैप अपॉन R। तो ये मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन RQ इंटू R12 कैप, ठीक। सिमिलरली उसी प्रकार हम F12 वेक्टर्स को भी निर्धारित कर सकते हैं।
1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन RQ इंटू R21 कैप। इसको भी हम कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक, अब एक और प्रोसेस है इसको निकालने के लिए। अब इसके अगले सिचुएशंस को देखते हैं कि यदि मान लिया जाए कि 2 पॉइंट चार्ज जिसका पोजीशंस वेक्टर्स R1 एंड R2 हो, तो उसके बीच का लगने वाला फोर्स अगर मानते हैं कि ये Q1 चार्ज है और ये दूसरा Q2 चार्ज है। ठीक है, Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, जिसका पोजीशंस वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन R1 एंड R2 हो। ये मान लिया जाए R1 और ये मान लिया जाए R2 वेक्टर्स। तो इसके बीच यदि दोनों चार्ज सिमिलर हो तो इसका मान कितना होगा? तो यदि हम इसको डेल्टा R से रिप्रेजेंट करें, तो इसके बीच की दूरी डेल्टा R है, सो डेल्टा R, इसका मतलब हुआ कि R2 वेक्टर्स बराबर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वेक्टर्स या एडिशन वेक्टर्स, R2 बराबर R1 वेक्टर्स अब प्लस कितना हो जाएगा? डेल्टा R वेक्टर्स। So R2 vectors minus R1 vectors is equal to delta R vectors। अब देखिए, यदि सिमिलर चार्ज है तो फोर्स रिपल्सिव होगा। सो डायरेक्शन ये मिलेगा। तो यहाँ जो फोर्स मिलेगा वो मिलेगा F21 vectors एंड F12 vectors। अब इस केस में हम देखते हैं कि जो हमारा सिचुएशंस है उसी प्रकार हम इसको निर्धारित कर देते हैं। अब यहाँ पर R2 का जो हमने मान निर्धारित कर लिया डेल्टा R के लिए, तो डेल्टा R दिस मीन्स दैट R सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R वहाँ पे, तो फोर्स F21 वेक्टर्स बराबर कितना मिलेगा हमको? तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड R, दिस मीन्स दैट R21 वेक्टर्स माइनस R1 वेक्टर्स का होल क्यूब इंटू कितना मिलेगा? तो ये मिल जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर्स। ओके, now F21 vectors is equal to 1/4π F12 vectors 1/4πε0 into Q1 Q2 upon magnitude ठीक है। तो माइनस R1 वेक्टर्स का होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर्स माइनस R2 वेक्टर्स। ये इस प्रकार से भी हम कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्वेश्चंस जो हमारा पूछता है ये मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है। तो जब हमें पूछा जाए कि कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखिए, तो हम कौन सी विधि को लिखेंगे? तो एक बात तो स्पष्ट है कि यदि Q1 और Q2 दो चार्ज जिसका पोजीशंस वेक्टर R1 वेक्टर्स एंड R2 वेक्टर नहीं दिया है, तो हम सिंपल तरीके से जो फर्स्ट प्रोसेस लिखे उस विधि से निकाल लेंगे कि यदि Q1 Q2
r डिस्टेंस और इसका ये जो फोर्स यहाँ मिलेगा 2 1 वेक्टर्स और यहाँ मिलेगा 1 2 वेक्टर्स। इस विधि से हम बड़ी आराम से इसको निकाल लेंगे और लिख देंगे। यदि पोजीशंस वेक्टर दे दिया गया तो क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर हम लोग इसी मेथड से हम लोग वेक्टर्स फॉर्म निकालेंगे किसका, कूलम्ब्स लॉ का। ठीक, अब यहाँ देखिए, यदि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, एक बात ध्यान देने योग्य है कि यदि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पॉजिटिव भी आ सकता है और फिर नेगेटिव भी आ सकता है। तो यदि फोर्स पॉजिटिव आता है तो हमें समझना होगा कि वो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। इसका मतलब हुआ कि यदि दो चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो इसके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। यदि दो चार्ज नेगेटिव होगा तो इसके बीच भी लगने वाला फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जब भी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा तो हमें समझना होगा कि फोर्स हमारा क्या होगा, रिपल्सिव होगा। ठीक, दूसरी केस में हम समझते हैं कि यदि हमारा फोर्स नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नेगेटिव होता है तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, फोर्स अट्रैक्टिव होगा, यानी कि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर डी सिमिलर चार्ज की बात करता है और इस कंडीशन में सिमिलर चार्ज की बात करता है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब कूलम्ब्स लॉ के जो वेक्टर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म भी पढ़ लिया, वेक्टर फॉर्म भी पढ़ लिया। इसके बाद में अब हम लोग जो अगला टॉपिक शुरू करेंगे, थोड़ा सा यूनिट ऑफ चार्ज पर चर्चा करेंगे। एक छोटा टॉपिक्स रहेगा हम लोग का, ताकि कूलम्ब्स जो फोर्स हमने फाइंड किया है उसको एसआई में, सीजीएस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका बड़ा यूनिट कैसा होता है, उसका छोटा यूनिट कैसा होता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद कूलम्ब फोर्स बिटवीन चार्ज इन टर्म्स ऑफ 3 पोजीशंस वेक्टर्स। ठीक है, तो उसको हमने निर्धारित किया उसके पोजीशंस वेक्टर्स के माध्यम से। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक्स होगा उस पर हम चर्चा करेंगे सुपर पोजीशंस। ठीक है, कि सुपर पोजीशंस प्रिंसिपल, फोर्स अमॉन्ग मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि बहुत सारे चार्ज हैं तो उसके बीच लगने वाले फोर्स को हम कैसे निर्धारित करते हैं, उसके लिए कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।